हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी। तो आज हम आप लोगों से बात करने चल रहे हैं कि वे बच्चे जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना पीएचडी एडमिशन लेकर अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आखिर आने वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कब आएंगे। क्योंकि यूजीसी जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया, उसका रिज़ल्ट आ गया है और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है, बहुतों का नेट हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं और सीएसआईआर का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसके भी रिज़ल्ट 1-1.5 महीने में आ जाएंगे आप लोगों के। तो जो भी जेआरएफ स्टूडेंट उसमें भी होंगे, वे सभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आखिर कब आने वाला है और क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है और क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं एडमिशन के लिए। उन सभी चीज़ों पर हम आज विस्तृत तरीके से बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स जो हैं वो आपको इस चैनल पर पीएचडी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो देखिए, अभी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी के एडमिशन्स चल रहे हैं कुछ, और यूजी के भी एडमिशन्स के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो पीजी और यूजी के एडमिशन्स के बाद ही जो है वो ये लोग पीएचडी के एडमिशन्स के लिए आगे आएंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि आखिर आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी के कब आने वाले हैं। तो जहाँ तक सूत्रों से अभी मुझे पता चला है, जिन भी लोगों से मुझे अभी तक पता चला है कि आप लोगों के जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो अक्टूबर में आने वाले हैं। अक्टूबर से पहले आप लोग उम्मीद मत रखिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में मानकर चलिए कि नवंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आने की उम्मीद है। क्योंकि अभी आप ये मानकर चलिए जुलाई चल रहा है, अगस्त में यूजी के एडमिशन होंगे, अगस्त और सितंबर यूजी के एडमिशन्स ख़त्म होंगे। उसके बाद ही ये लोग पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फर्दर आगे आएंगे और पीएचडी के जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो अक्टूबर में ही आप लोग ये मानकर चलिए कि रिलीज़ होंगे। लोग बहुत सारी अफवाह, बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से परोसेंगे कि अभी आ रहा है, अब आ रहा है, 10 दिन बाद आएगा। तो आप लोग बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप ये मानकर चलिए कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में ही आएगा, क्योंकि अब सीएसआईआर का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका भी 1 से 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा या 2 महीने तक आएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि 2 महीने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ताकि उसी बेसिस पर लोग एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय 3 तरीक़ों से पीएचडी में एडमिशन लेता है। उसने गेट वगैरह जो भी आरईटी करवाता था वो सब उसने बंद कर दिया है। अब ये लोग, या तो आप जेआरएफ हैं, या तो आप नेट हैं, या तो आपका ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, तो ही आप जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो और आरईटी करवाता था, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर जो है लोग गेट क्वालिफाई कर भी अप्लाई कर पाते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो इसने पूरी तरह से इन दोनों चीज़ों को हटा दिया है। तो आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना मस्ट है। उसमें एटलीस्ट आपको ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी बातें रहीं। अब ये जान लीजिए कि अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन पा भी जाते हैं तो आपको क्या फेलोशिप मिलने वाली है। अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको क्या मिलेगी, अगर आप नेट हैं तो क्या मिलेगी, अगर आप ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हैं तो क्या मिलेगी। क्योंकि ये सब बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप यूजी और पीजी करने के बाद एक आर्थिक समस्या लोगों पर आती ही आती है। क्योंकि अब घर वाले भी जो हैं पैसा बहुत सोच समझ कर निकालते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि घर परिवार को भी देखना, अपनी रिसर्च भी करना। तो इसलिए जो है पैसा पीएचडी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका जेआरएफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बिना जेआरएफ के पीएचडी करने आ रहे हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, चाहे आप नेट हों, चाहे आप ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हों, आपको केवल 8,000 रुपये जो है वो पर मंथ मिलेगा। उससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करिएगा। वो भी 4-6 महीने का एक साथ मिलता है।
आप हर मंथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग 3-4 महीने पर ही अप्लाई करते हैं और आपका 3-3 4-4 महीने के गैप पर 4 महीने का एक साथ जोड़कर आपको दिया जाएगा। तो आपकी जो फेलोशिप होगी, अगर आप JRF नहीं हैं तो आपको जो है वो 8,000 मिलेगी, चाहे आप नेट हैं, चाहे आप ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD हैं। और यदि आप JRF हैं तो आपको जो है JRF में 43 पॉइंट समथिंग थाउजेंड जो है आपको हर मंथ आपको एज ए फेलोशिप मिलेगी, अगर आप JRF हैं। और JRF 2 साल के लिए होता है, और JRF के बाद जब आप SRF हो जाएंगे तो नियर अबाउट आपको 50-51,000, मतलब कि मैं फेलोशिप और जो HRA आपको मिलता है उन दोनों को जोड़ के बता रहा हूँ। वैसे तो आपकी 37,000 जो है वो आपकी JRF की फेलोशिप है, और आपकी 42 या 43,000 आपकी जो है SRF की फेलोशिप है, जिसमें आपका, जैसे आप बनारस में रहेंगे तो आपको 20% HRA, आपकी फेलोशिप का 20% आप निकाल लीजिएगा, वो अपनी फेलोशिप में जोड़ लेंगे तो उतना HRA आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको 30% जो है मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपको फेलोशिप मिलने वाली है। तो आप अगर JRF रहेंगे तो आप ये मानकर चलिए आपको 43-44 हज़ार आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा कि आप अपनी रिसर्च भी कर पाएँ, आप अपना खर्चा भी देख सकें और अपने परिवार का भी आर्थिक सहयोग कर पाएँ। क्योंकि ये समय ऐसा आ गया रहता है कि सबको आपसे उम्मीदें होने लगती हैं कि अब कुछ तो आप कमाकर उनके लिए या कुछ तो आप उनको देंगे, तो ये सारी उम्मीदें लोगों की आ जाती हैं। तो इसलिए JRF होकर PhD करने आएँ। अगर आप नेट करके PhD करने आएंगे तो आप लोगों को आर्थिक समस्या ज़रूर झेलनी पड़ेगी। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग बिना JRF के PhD ना करें, या तो आप जो है मतलब आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो कि आप नेट के बेसिस पर भी JRF मतलब PhD ज्वाइन कर लिए हों, और आपको ये पूरी उम्मीद हो कि 2-4 नंबर से रुक रहा है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को आती है कि वो इस उम्मीद में आ जाते हैं कि हम थोड़ा पढ़ लेंगे यहाँ पर और 6 महीने पढ़ के जो है हम अपना एग्ज़ाम देकर निकाल लेंगे। लेकिन जो कल्चर है यहाँ का, आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आपको बहुत कम ही सुपरवाइज़र या गाइड ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने के लिए आपको समय देंगे। तो आप ये माइंडसेट बनाकर आइएगा कि यहाँ पर आपको सुबह 9 या 10 से शाम के 6-7 तक आपको पढ़ने का समय नहीं मिलने वाला है। अगर आप फिर भी मैनेज कर पाएँ तो आप बिना JRF के यहाँ पर PhD ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों का नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का हुआ है। वो सुबह 9 से लेकर रात के 8 बजे तक जो है अपना यहाँ पर रिसर्च करने के बाद भी वो लोग अपना JRF क्वालिफाई कर किए हैं। तो ये टोटली आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, आपकी पढ़ाई के स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। और रही बात यहाँ पर सुपरवाइज़र की, तो आप लोग थोड़ा सा सुपरवाइज़र जो हैं उनकी थोड़ा प्रोफाइल खंगाल लीजिएगा, ठीक है, कि किन का काम अच्छा है, किन के लैब से हर साल 5-7-8 पेपर आ रहे हैं। क्योंकि आप ये जानकर चलिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है आप चूज करेंगे, आपको मिलता है, तो आपको वहाँ स्टार्टिंग से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई भी जो है सीनियर नहीं होगा वहाँ पर। अगर नए प्रोफेसरों को आप ज्वाइन करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होकर आए हैं, तो आपके पास ना तो कोई सीनियर होगा। अगर आपका सुपरवाइज़र आपकी मदद नहीं करेगा रिसर्च में, तो फिर ये जान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट, एक चीज़ें आपको खुद मंगानी पड़ेंगी। मतलब कि आपको हर एक चीज़ें इस्टेब्लिश करने में आपको लगना पड़ेगा और आपको अपना रिसर्च भी करना पड़ेगा। ऊपर से कोई ऊपरी सपोर्ट भी नहीं रहेगा, कोई सीनियर नहीं रहेगा, क्योंकि जब सीनियर वगैरह रहते हैं तो लैब का काम जो है वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया रहता है, आपको उसी ढर्रे पर चलना रहता है। जिस हिसाब से उसने काम किया होता है उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो इसलिए जो है सीनियर रहने बहुत ज़रूरी हैं। जिन भी लैबों में हर साल 2-4 पेपर ना आते हों, मेरा यही मानना है कि आप वहाँ पर अपने रिस्क पर ही PhD ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सुपरवाइज़र आपके 5-7 साल आपका सुपरवाइज़र रहने वाला है। तो आप ये मानकर चलिए कि उसी के साथ 5-7 साल आपको बिताने हैं, तो बहुत मायने रखता है कि आप कैसा सुपरवाइज़र चूज करते हैं। तो ये बातें हो गई। यदि आपके मन में कोई और डाउट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अक्टूबर में आ जाएंगे। अक्टूबर, आप ये मानकर चलिए अगर अक्टूबर में नहीं भी आते हैं तो स्टार्टिंग नवंबर में तो ज़रूर आ जाएंगे।
तो परेशान मत होइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। आप लोग सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, थोड़ा थोड़ा 2-3 पेज का फॉर्मेट आप लोग बनाकर रखिएगा। एक टॉपिक चूज़ कर लीजिएगा, उस पर 1-2 पेज का थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा और भी चीज़ें कर लीजिएगा कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। हम भी ट्राई करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि किस तरह से रिसर्च प्रपोजल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मांगते तो नहीं है रिसर्च प्रपोजल, लेकिन कई बार जो है इंटरव्यू में वो सीधे मांग देते हैं कि आपने कुछ रिसर्च प्रपोजल बनाया हो तो दे दीजिए। उसमें आपका भी बेनिफिट होता है कि आप जो बता दे देंगे उसी में से आपके क्वेश्चन वो लोग पूछ लेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है कि रिसर्च प्रपोजल मांगने के बाद भी जो है आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग अपना एमएससी का जो है सिलेबस है उसको बढ़िया से, एमएससी या एमए जो भी आप कर रहे हो या एमकॉम, उसको प्रॉपर आप लोग जो है तैयार करके आइएगा। और 2-4 चैप्टर तो ज़रूर आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। एटलीस्ट जब वो मतलब आप कई सारे क्वेश्चंस का जवाब ना दे पाएँ तो एटलीस्ट आपके पास 2-4 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जो आप कह सकेंगे सर आप इससे पूछ लीजिए, तो आप उसके जवाब दे पाएँ। ठीक है। और भी कोई समस्या, कोई डाउट आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन से लेकर हो, या और भी कोई जानकारी आप चाह रहे हों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी एक एक जानकारी जो है, आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए जो भी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।